हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं और आज हम रिवाइज करने वाले हैं सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो ओरिजिनल फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें बहुत सारे चेंज होते आए हैं, जिसे जो कि सेवरल अमेंडमेंट्स के जरिए हुए हैं, जिसमें से कुछ मेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है सेवन्थ है, 44th या 42nd, 73rd, 74th पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ वाला, 97th। ऐसे ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो होते आए हैं। 42nd अमेंडमेंट जो है वो 1976 का, उसको तो मेन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट्स के प्रोविज़न उसमें थे। और उसमें हमें ये भी देखने को मिला कि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किए गए थे, जो कि केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है अमेंडमेंट करने की आर्टिकल 368 के अंडर, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के अमेंडमेंट अब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके साइलेंट फीचर्स और जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में जो बहुत ही कम अदर कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो साइलेंट फीचर्स में हम अगर सबसे पहले फीचर की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज तक का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस बात का ये मतलब है कि जितने भी हमारे दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है, उन सबसे डिटेल्ड, उन सब में वेल एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा है। अब इसमें जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक हो सकता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ही। अगर हम बात करें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंदी है, तो इस बात से हम पता कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब इस समय 444 आर्टिकल्स हैं प्रेजेंटली इन 2021, एंड 22 22 पार्ट्स हैं। पर ये 22 पार्ट्स में भी एक कैच है। क्या है वो? ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये 22 पार्ट्स जो हैं वो नंबर्ड में है, मतलब इनकी नंबरिंग जो है वो 22 तक ही रहेगी। पर ये नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो ये 25 हैं। अब ये 22 से 25 कैसे बढ़ जाते हैं? तो ये ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पार्ट 4 है तो 4 का 4A हो जाता है, तो एक ये बढ़ गया। ऐसे ही नाइन्थ ए नाइन्थ बी हो जाते हैं, नाइन्थ ए नाइन्थ बी हो जाते हैं। और इसी तरह से 14A एक है, तो 14A, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इस तरह से ये बढ़ जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि यहीं पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो अमेंडमेंट हैं उन्होंने पुराने आर्टिकल्स जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं। ओल्ड आर्टिकल्स, सम ऑफ द ओल्ड आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिलीटेड। तो इस सब के बाद हमारे पास जो अब आर्टिकल्स का काउंट है वो आता है 448। अब अगर हम देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लेंदी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो इसमें कुछ 3 या 4 फैक्टर्स वर्क करते हैं, और उन 4 फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं इन अंडर दीज हेडिंग्स के। वो 4 फैक्टर्स हैं। वो 4 फैक्टर्स हमारे हैं। पहला फैक्टर है कि हमारे जो ज्योग्राफिक जो है, बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो हमारे देश की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट ज्योग्राफी हमें देखने को मिलती है। ठीक। तो जब ज्योग्राफी बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सी डाइवर्सिटी एंड वास्टनेस, इसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड करने पड़े, जिससे कि हम सारे लोगों को के जो भी दिक्कतें हैं, जो भी नीड्स हैं उसको देख पाएँ
तो उसके लिए हमें एक ज्योग्राफिकल फैक्टर एक काउंट देखना पड़ता है। फिर दूसरा है हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर। अब हिस्टोरिकल फैक्टर में हम देखते हैं कि हमें हमारे पास बहुत सारे ब्रिटिश लॉज एंड रेगुलेशंस की लेगेसी है। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं और ये अपने आप में ही बहुत ही बल्कि था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो एक मेजर फैक्टर है इसका इतना लेंदी होने का। फिर हमारा तीसरा फैक्टर जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनके स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन अलग हैं और कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। इन इंडिया वी हैव द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स एंड द यूनियन। पहले हमारे जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, बट दिस प्रोविजन इज डिलीटेड बाय डिलीशन ऑफ आर्टिकल 370। ना हम अगर चौथा फैक्टर देखें तो हम ये देखते हैं कि एक फैक्टर आता है डोमिनेंस ऑफ लीगल पीपल, लीगल पर्सन्स इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो लॉयर्स थे। तो लॉयर्स वेयर थे तो इन्होंने दे केप्ट इन माइंड एवरी डिटेल। ऑल्सो द लैंग्वेज वी सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी लॉयरिटिक है, मीन्स लॉयर्स के टर्म में है, लॉ के टर्म की लैंग्वेज है। तो ये चार फैक्टर हम देखते हैं, ये चार फैक्टर जो हैं हमारे संविधान को बल्कि और लेंथी बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम दूसरा अगर सेलिएंट फीचर देखें तो दूसरा फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ड्रॉन। इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया है? तो अगर हम दूसरा रीज़न देखें तो वो है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो कौन कौन से वो सोर्सेज हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स हमारा है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही मेजर सोर्स है क्योंकि हमने बहुत से प्रोविजंस जो हैं वो इस वाले एक्ट से लिए हैं। और अगर हम देखें कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट लिया है, तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया है वो है स्ट्रक्चरल पार्ट, कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर हम बात करते हैं हमारे फिलोसफिकल पार्ट की। अब फिलोसफिकल पार्ट में कौन कौन से पार्ट वो आते हैं? तो फिलोसफिकल पार्ट में हमारे आते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़, दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSPs। दीज आर दी फिलोसफिकल पार्ट। तो हमने जो फिलोसफिकल पार्ट वो कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमने वहाँ से DPSP को लिया था और फंडामेंटल राइट्स को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। अब अगर हम देखें कि हमारा तीसरा पार्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बनता है वो है हमारा पॉलिटिकल पार्ट जो है हमने वो कहाँ से लिया? तो पॉलिटिकल पार्ट हम देखते हैं कि हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पर उससे पहले ये पॉलिटिकल पार्ट क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्ट जो है वो होता है कि किस तरह की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रहेगा, कैबिनेट गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं, और रिलेशन क्या होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का। ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। पर लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने बस कॉपी एंड पेस्ट किए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव जस्ट टेकन द रेफरेंस ऑफ दिस प्रोविजंस। जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसमें बोला था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उस समय के नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके प्रोविजंस को देख कर जाँच पड़ताल करके बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन पीपल के हिसाब से लिखा गया है।
तो अगर अब हम अगला देखें कि अदर प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो बहुत से अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं, और उनमें हमारा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर जो कि अब रशिया है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान और भी कई सारे हैं। तो हम इन सबको डिटेल में देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा प्रोविज़न लिया है। अभी हम टेबल में देखते हैं, टेबल बना के देखेंगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे हमें बहुत सी चीज़ें हमने ली हैं, और उसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो है फेडरल स्कीम। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हैं तो वो है, सबसे पहली है वो है फेडरल स्कीम। मीन्स हमारे कंट्रीज़ का और हमारे स्टेट्स का क्या एक दूसरे से रिलेशन है, स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने फेडरल स्कीम ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और हमने जुडिशरी जो है वो भी स्ट्रक्चर उसी से लिया है, जुडिशरी का भी स्ट्रक्चर हमारा वही है। गवर्नर्स का प्रोविज़न, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन, और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पब्लिक सर्विस कमीशन में आती है, ईपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, स्टेट पीएससी, ये सारे हमने वहीं से ही लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल और बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस। या तो आधे से ज़्यादा, जो मोर देन 50% जो है वो या तो आइडेंटिकल है, मीन्स जैसा कि 1935 के एक्ट में था उसके समान है, या फिर उससे थोड़ा बहुत भी एक क्लोज रिजेम्बलेंस करता है 1935 से। तो हमारे लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि अलग अलग देश से अलग अलग प्रोविजंस कौन से हैं। तो हम ऐसा टेबल बना लेते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से, और हम पहला जो टेबल में देखते हैं वो है कनाडा। तो हम देखते हैं कि हमने कनाडा से क्या लिया है। तो हमने कनाडा से लिया है जो है वो लिया है हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन जो है वो इक्वल नहीं है हमारे इसमें। इक्वल बोले तो कि जो पावर यूनियन की है वही स्टेट की नहीं है। तो हम देखते हैं कि फेडरेशन तो है पर किसकी पावर ज़्यादा है? यूनियन की। तो सेंटर जो है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो जो फेडरेशन सिस्टम है वो सेंटर जो है वो हमारे कंट्री में स्ट्रॉन्ग है। और जो गवर्नर का ऑफिस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, वो भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर हम देखते हैं जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, नो गवर्नर, नो सॉरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर इज नॉट फ्रॉम कनाडा, इट इज़ फ्रॉम गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, आई जस्ट टोल्ड यू। तो फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ये हमारा कनाडिया से, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जो रेजिडरी पावर्स हैं, रेजिड्यूरी पावर्स जो हैं वो जो है वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी सेंटर के अंतर्गत। ये भी हमने यहीं से लिया है। तो रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? मान लीजिए एक यूनियन लिस्ट है जिसमें यूनियन की क्या पावर्स हैं वो लिख दी गई हैं। एक स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट की क्या पावर है वो लिख दी गई है। फिर एक कंकरेंट लिस्ट है, मतलब दोनों की पावर है। फिर एक आती है रेजिडेंसी पावर। रेजिडरी पावर वो होती है कि जो उस समय पे तो नहीं होती हैं लेकिन आगे आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसी ज़रूरतें हो सकती हैं जो जिस पे कानून बनाए जाए। जैसे कि लेटेस्टली आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट जब आया था तब, या फिर कुछ भी जो है, या इंटरनेट आया था तब, या फिर जब भी कोई भी ऐसी नई चीज़ आती है तो उस पर जो लॉज बनते हैं उसके लिए जो रेजिडरी पावर जो है वो भी सेंटर पे लाई करेगी, और ये हमने लिया है कनाडा से। फिर हम देखते हैं अगली जो पावर है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। जो गवर्नर होंगे, स्टेट के गवर्नर हैं, गवर्नर क्या होगा ये हमने यहाँ से लिया, पर जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है कि उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, क्या करेगा, तो ये अब गवर्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सेंटर के द्वारा, और हमने ये पावर ली है कनाडा से। तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाय सेंटर। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें हमने और क्या लिया है, तो हमने लिया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल पावर होती है। उस सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है उसमें से एक पावर होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में है वो ये है, कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एडवाइस कर सकता है गवर्नमेंट को, मीन्स लेजिस्लेचर को, तो वो और अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भी। तो जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट है
वो हमने कनाडा से लिया है। अब हम देखते हैं कि हम हमारे लिस्ट में अगला कंट्री कौन सा है जहाँ से हमने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। तो अगला कंट्री जो है वो है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश, आयरलैंड जो है, आयरिश। तो आयरिश मीन्स आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है। तो आयरलैंड से हम देखते हैं कि हमने डीपीएसपी लिए हैं। डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने डीपीएसपी लिया है आयरलैंड से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और जो मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेशन जो होता है, 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, कौन कौन सी फील्ड में नॉमिनेट होते हैं, किस किस फील्ड के लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्योंकि ये टॉपिक जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स जो राज्यसभा में वो कैसे नॉमिनेट होते हैं, और जो मेथड है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, हमारे यहाँ जो देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो उसका मेथड है प्रेसिडेंट्स इलेक्शन मेथड। तो ये मेथड जो है वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम देखते हैं अगला कंट्री जहाँ से हमने कुछ विड्रॉ किया है, और वो कंट्री जो है, पहले हम टेबल बना लेते हैं। तो वो तीसरा कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो हम देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न दिया है, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। जो प्रोविज़न के हमारे घर पे कॉन्करेंट लिस्ट होना चाहिए, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर हमने फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड का फ्रीडम होना चाहिए, पर इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ से लिया है। फिर हमने कॉमर्स एंड जो स्टेट्स के बीच में जो व्यापार है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है स्टेट्स के बीच में, वो भी हमने यहीं से लिया है, कॉमर्स। फिर हम देखते हैं कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। जब भी कोई मैटर ऐसा होता है जिसमें जॉइंट सिटिंग करनी होती है, तो ये जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का जो प्रोविज़न है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हम अगला कंट्री जो हम देखते हैं वो है हमारा नेक्स्ट है फोर्थ कंट्री, वो है जर्मनी का। तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी को बोलते हैं वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल नाम है और वो है वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये देखेंगे कि हमने वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से प्रोविजंस जो है वो लिए हैं। तो हमने वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए हैं वो हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लिया है और वो है इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जाएँ। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो हमने लिया है जर्मनी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए। फिर पाँचवा हमारे पास है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रशिया जो है उस समय यूएसएसआर था। तो हम देख सकते हैं कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, जो अब रशिया कहलाता है। तो यूएसएसआर के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस का जो प्रिंसिपल है जो हम प्रिम्बल में भी देखते हैं, जैसे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीनों तरह के जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर अगला जो है वो है हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं कि हमने जो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी है, पहली बात, पहले तो हमने रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक के भारत एक गणराज्य होगा या रिपब्लिक होगा, इसका भी हमने फ्रेंच से लिया है। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन करें रिपब्लिक क्या होता है, तो रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे कोई भी एक जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री की गवर्नमेंट होगी, उसका जो हेड होगा वो एक इलेक्टेड होगा, वो सिलेक्टेड नहीं होगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा। सिलेक्टेड मतलब चुन के आएगा मतलब, और वो
राजा का बेटा राजा टाइप हेरिडिटरी मतलब वंशवाद के कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा। तो रिपब्लिक में हमने ये लिया, और हमने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो कॉन्सेप्ट निकल के आए थे वही हमने लिए, वो हैं लिबर्टी हमने इंक्लूड किया, इक्वालिटी हमने इंक्लूड किया, एंड फ्रेटर्निटी हमने इंक्लूड किया, और ये हमने प्रेम्बल में ही डाले हैं। फिर अगर नेक्स्ट जो है वो है हमारा वो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हमें ऐड किया हुआ है, वो हमें देखने को मिलता है, और वो है हमारा प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते हैं आर्टिकल 368 के अंडर में, तो उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? पूरा प्रोसीजर हमने उठाया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमने एक चीज़ और ली है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और वो है कि मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के, उनका इलेक्शन किस तरह से होगा। तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन भी हमने राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर नेक्स्ट है हमारा जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक कॉन्सेप्ट जो है जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रखा है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये अब आगे जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये हमने यहाँ से लिया है। अब हमने ये जान लिया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बाद हम ये जान लिया कि ये कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राइव किया है, और इसलिए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है। और हम अगर हम तीसरा फीचर्स देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ब्लेंड है, एक मिक्स है किस चीज़ का? रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। और ये दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है कि किस चीज़ का ब्लेंड है? ब्लेंड का इन वर्ड्स का क्या मतलब है? तो हम देखते हैं कि एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वह कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अमेंड करने के लिए, जिसमें कोई भी चेंज करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर उसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, इसमें चेंज करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना पड़े, एक स्पेशल प्रोसीजर का यूज़ हो, तो वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें जैसे कि कॉमन लॉज बनते हैं उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर दिया जाए। इस तरह से आम नियम कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, उसी तरह से ही उसको अमेंड कर दिया जाए। मतलब कहने का ये कि जो अमेंडेबिलिटी की प्रोसीजर जो है बहुत ही मतलब नॉर्मल है, कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इसका हम देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर बहुत ही कठिन प्रोसीजर है। और अगर हम देखें ब्रिटिश का, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास, बस एक मेजॉरिटी चाहिए होती है और हो जाता है। पर अगर हम ये देखें कि इसका इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है, तो हम देखते हैं कि कुछ प्रोविज़न्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन में देखें अगर, तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स जो हैं वहाँ पर हमें स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ प्रोविज़न्स जो हैं वो हमारे ईजिली अमेंडेबल हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, नो स्पेशल प्रोसीजर, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं चाहिए होता है। तो इन दोनों के का हमें मिक्स देखने को मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मिक्सचर है, एक ब्लेंड है, किस चीज़ का? रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। अब कौन कौन से प्रोविज़न्स जो हैं वो स्पेशल प्रोसीजर आता है, और कौन कौन से में ऐसे नॉर्मली जो है अडेप्ट अमेंडमेंट हो जाता है, ये हम देखेंगे आगे अपने अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। जब ही हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ इस तरह से अमेंडमेंट होता है। अगला हम देखते हैं, अगला है कि हमारे पास जो फेडरल सिस्टम है वो एक यूनिटरी बायस है। ये जो हमें देखने को मिलता है ये बहुत ही कम कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, इसलिए ये इसको एक अपने आप में एक प्रोसीजर, एक अपने आप में एक साइलेंट फीचर बना देता है। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटरी बायस के साथ है, विद यूनिटरी बायस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा जो
फेडरल सिस्टम है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के हिसाब से है कि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा है कि हमारा फेडरल सिस्टम में सेंटर जो है वो फेडरल से स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेट से स्ट्रॉन्ग है। तो हम जानते हैं कि फेडरेशन सिस्टम में तो दो गवर्नमेंट होती हैं। अगर हम फेडरेशन देखें कि फेडरल सिस्टम होता क्या, तो जिस भी सिस्टम में दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती हैं, टू टू गवर्नमेंट जो होती रन करती हैं, एक सेंटर पे रन करती है और एक स्टेट्स या प्रोविंसेस में रन करती है, स्टेट्स बोलें या फिर प्रोविंसेस में रन करती है। तो जब ये दो गवर्नमेंट आपस में सामंजस्य बिठाकर या आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाकर रन करती हैं, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो फेडरल फेडरेशन कहते हैं। ये फीचर है फेडरेशन का। और इनमें जो है जो पावर्स जो होती है वो डिवाइड होती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी कंट्री अगर फेडरल है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होगा। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले ही देश ही अपने आप को फेडरल बोल सकते हैं। और इनमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और बाई कैमरलिज्म होता है। बाई कैमरलिज्म क्या होता है? मतलब जहाँ पर जो लॉज हैं वो टू हाउसेस में होकर पास किए जाते हैं। मतलब उनका जो पार्लियामेंट होगा वो टू हाउसेस वाला होगा, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस। पर हमारे देश में ऐसा तो है कि पर हमारे देश में ऐसा है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल स्टेट में ये है कि उन दोनों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारे यहाँ एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों के लिए। और हम देखते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग जुडिशरी है। और फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, और हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में तो इंटीग्रेटेड है। अगर हम इसको और अंडरस्टैंडिंग लें इसकी अच्छे से, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है लेकिन हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड है, दोनों के लिए एक ही जुडिशरी है। यहाँ पे हर दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर डिफरेंट सिटीजनशिप हो सकती है स्टेट और सेंटर की, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये सारे फीचर जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कंट्री को फेडरल तो बनाते हैं पर एक यूनिटरी बायस देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग देते हैं सेंटर को। अगला फीचर जो हम देखते हैं वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये है कि हमारे पास जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। कौन सा? वेस्टमिंस्टर। और इसमें यह है कि इस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, और एक इसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब ये हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेस्टमिनिस्टर तो बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड में जिस जगह है मिनिस्टर वहाँ से लिया गया है। और फिर रिस्पॉन्सिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। और जो मेन गवर्नमेंट रन की जाती है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स रन करते हैं, तो इसको कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और ये फीचर जो है हमारी गवर्नमेंट का, ये हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर पे ही फॉलो करते हैं, ये हम स्टेट्स में भी फॉलो करते हैं, अपने प्रोविंसेस में भी इसी तरह की गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें तो हम देखते हैं कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट, जिसके नाम पर सारे काम किए जाते हैं, पर रियल कौन है? यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में फैसले तो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं लेकिन किसके नाम में लेते हैं? प्रेसिडेंट के। तो नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि हमें यहाँ पर मेजॉरिटी पार्टी का रोल मिलता है। जिस पार्टी की मेजॉरिटी में सीट्स आएंगी वो पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी, तो मेजॉरिटी पार्टी का रोल देखने को मिलता है। और
एग्जीक्यूटिव की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि अगर एग्जीक्यूटिव का कोई एक भी मेंबर अगर कोई काम करता है तो उस पूरे कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ। लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लेजिस्लेचर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पर अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स शुड मस्ट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर के से ही आते हैं, ये लेजिस्लेचर के ही मेंबर होते हैं। फिर जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप, यहाँ पर लीडरशिप कौन है, इस गवर्नमेंट का लीडर जो है वो या तो प्राइम मिनिस्टर होगा और स्टेट्स में होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो लीडरशिप जो है वो होती है। फिर लोअर हाउस जो होता है लोकसभा, वो टाइम टू टाइम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिजॉल्व होता है। तो लोअर हाउस, अपर हाउस नहीं, लोअर हाउस, जैसे लोकसभा और स्टेटिक केस में विधानसभा कहते हैं, ये डिज़ोल्व होता है, मतलब ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली, और इसको नए तरीके से फिर से चुना जाता है इलेक्शंस के द्वारा। तो ये मॉडल जो है वो हमारा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पर हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पैटर्न पे है। लेकिन हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में और हमारे इंडियन में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर लें तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो अगर हम इसमें दोनों में कंपेयर करें ब्रिटिश और इंडियन में, तो हमारा जो इंडियन है, इंडियन और ब्रिटिश में क्या है, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है। वो जो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन जो है उनके कहते हैं वो संप्रभुत्व, वो जिसे कहते हैं, या सॉवरेन डिसीजन होते हैं। पर इंडिया का पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन बॉडी एक नहीं है। और हम देखते हैं कि इंडियन स्टेट हैं, उनका एक इलेक्टेड हेड है। हमारा जो स्टेट है उनके इलेक्टेड हेड होते हैं, इलेक्टेड हेड। हम क्या है, एक रिपब्लिक है। पर ब्रिटिश फॉर्म में मोनार्कियल हेड है, क्वीन बनती है। तो वहाँ पर ये डिफरेंस है थोड़ा। अब चाहे इंडिया हो या ब्रिटेन हो, द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है इस तरह के गवर्नमेंट में। तो इसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है, अब अगर अगले अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा जो है वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंथेसिस है किस चीज़ का, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी में अंतर क्या है, तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये कहाँ से हैं, कहाँ से लिए गए। तो ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही है, ब्रिटिश से है। पर ये जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ये हमारा यूएसए से है। हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अलग है ब्रिटिश सिस्टम से। जैसा कि हमने अभी देखा, तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप सुप्रीम कोर्ट के ऑफ इंडिया के पास है वो कम है, जो कि एग्जिस्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसीलिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश हो गया है ये उसको प्रोपोगेट करता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। पर इन दोनों का सिंथेसिस, इन दोनों का से निकलने वाला जो मेन पॉइंट है वो हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। तो अब वो किस तरह से ऐड किए गए हैं वो हम चलिए अब देखते हैं। तो ये इस तरह से ऐड किए गए हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन
ने प्रीफर किया है एक प्रॉपर सिंथेसिस, इसमें ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशल सुप्रीमेसी को इंक्लूड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस है। अब सिंथेसिस ऐसे है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मतलब अब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हैं, कि अब बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है केश नरेंद्र भारती केस के बाद, तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई भी लॉ, रूल, ऑर्डर कुछ भी होगा उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल और वॉइड मतलब खारिज कर सकता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी देखी ना, तो यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है। पर अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हमें कैसे देखने को मिलती है? तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हमें देखने को मिलती है कि जो पार्लियामेंट जो है बहुत सारा मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी अमेंड कर सकता है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इसकी पार्लियामेंट की सोवरेनिटी कैसे आती है? तो पार्लियामेंट मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट उसको अमेंड कर सकता है। तो ये पार्लियामेंट की भी तो सॉवरेनिटी हुई ना, कि पार्लियामेंट में भी तो बहुत सारी पावर है, पार्लियामेंट भी अपने आप में सॉवरेन है कुछ करने के लिए। पर हाँ, अगर पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी आती है। सुप्रीमेसी आती है ना, सुप्रीम कितना सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट, ये दिखता है हमें। तो इन दोनों चीज़ों का जो सिंथेसिस है वो हमें देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश के हिसाब से प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश हो रहा है इसको भी सॉवरेनिटी दी जा रही है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अब ये भी देखा जा रहा है कि लॉ बनाने के टाइम क्या आपने मीन्स पार्लियामेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशन के मेन मूल ढांचे का ध्यान रखा है, प्रोसेस उस बनाने में उसको ध्यान में रखा है। तो इसको भी हम देखते हैं। पर हमारा अगला है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चलिए दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम देखें, हेडिंग ले लेते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब दोनों पॉइंट किस तरह से डिफाइन होंगे? तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट दोनों पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं। तो इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जो भी जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा सिस्टम, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। अब इंटीग्रेटेड कैसे है? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स हैं। तो ये हायरार्की है, एक इंटीग्रेशन है। और इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट और जो भी जितने भी सारे कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, और जो भी वो डिसाइड करते हैं वो एक इंडिपेंडेंस शो करता है कि वो इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। जो गवर्नमेंट की और भी जो हमारे कंट्रीज़ की और बॉडी हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनसे भी इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड समझ में आ गया, ये इस तरह से है, और इंडिपेंडेंट मीन्स कोई भी ले सकता है। और ये हमारा जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो सारे के सारे लॉज, चाहे वो स्टेट लॉ हो, स्टेट भी अपने लॉज बनाता है, या फिर यूनियन के लॉ हो, पार्लियामेंट लॉज, इन दोनों को एनफोर्स करता है, इन दोनों पर ही अपने जजमेंट या इन दोनों पर ही अपने जजमेंट डिसाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड जजमेंट्स जो हैं, इसका इंटीग्रेशन जो है बहुत ही शानदार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए अगले देखते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स का तो पूरा एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है, पर अगर हम इसमें फीचर्स में बात करें, साइलेंट फीचर्स में बात करें, तो हम इतना देख लेते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमें और कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइलेंट फीचर देने में। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आते हैं।
पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमें देखने को मिलते हैं। पर अमेंडमेंट्स के बाद इसमें भी कई एक आर्टिकल जो है वो निकाल दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। एक ये आर्टिकल निकाला है और काफ़ी आर्टिकल निकाले हैं जो कि हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। पर अगर हम देखें कि बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज कौन सी हैं, तो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो हमारा आता है आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक, 14 to 18। पर 12-13 कहाँ गए? तो 12-13 जो है वो उसमें स्टेट्स की डेफिनेशन एंड ऑल है। पर हमें अभी ये देखना है कि फिर हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा हेडिंग जो आता है हमारा, और वो आता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और फ्रीडम जो है वो शुरू होती है आर्टिकल 19 से और ये हमारी जाती है आर्टिकल नंबर 22 तक। फिर तीसरा है हमारा तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हमारा देखने को मिलता है हमें 23 एंड 24। फिर हमारा फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हम देखते हैं 25 to 28। फिर हम देखते हैं कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 में। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 32 में। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डिटेल में फंडामेंटल राइट्स लिखे हों ये बहुत ही रेयर है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही साइलेंट फीचर देता है जहाँ पर हमने रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं। और ये हम अपना आइडिया प्रमोट कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, कि हम अपने देश में पूरी तरीके से एक डेमोक्रेसी दिए हुए हैं, वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पर हाँ, ये कुछ लिमिटेशंस के साथ ऑपरेट करते हैं, और ये इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पीपल ऑफ द नेशन पर अपने ऐसे कोई भी कानून या ऐसे कोई भी लॉस जो है वो ना बना पाए जिससे कि लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो भी वायलेट हों। तो हम देखते हैं कि और ये यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव के साथ साथ ही लेजिस्लेचर को भी आर्बिट्रेरी लॉस बनाने से रोकता है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं और एनफोर्सेबल हैं बाय द कोर्ट्स। मतलब जस्टिसेबल का मतलब है अगर ये कोई भी ये फंडामेंटल राइट्स आपके ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और जो अग्रीव पर्सन है वो डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि रिट इशू करता है हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सेटरेरी या पे वारंटो की, जो हम देखेंगे आगे जाकर कि किस तरह से ये रिट्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। कौन कौन सी रिट्स हैं एक बार लिख लेते हैं। हेबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन सेटरेरी एंड क्यो वारंटो। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो डायरेक्ट नेक्स्ट में आता है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे साइलेंट फीचर्स में आता है, और ये हमारा पार्ट 4 में देखने को मिलता है हमें। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो इसका चैप्टर पढ़ेंगे। पर इसमें ये देख लेते हैं कि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, वो है सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी। अब इन तीनों की कैटेगरी हम अलग अलग देखेंगे। फिर हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसका भी एक अलग चैप्टर है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हम अलग से देखेंगे। फिर है सेक्युलरिज्म, ये देख लेते हैं। सेक्युलर स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश को एक सेक्युलर स्टेट बनाने की बात कही गई है, और इसमें प्रोविजंस भी हैं कि हमारा कंट्री जो है वो सेक्युलर होगा। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या है। तो सेक्युलर का मतलब इंडिया के फॉर्म में ये है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इंडिया जो है वो कोई भी
कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एंडोर्स नहीं करता, और हमारे इंडियन स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो ऑफिशियल रिलीजन, सबसे पहली बात, इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं है। इंडिया इज़ अ विदाउट एनी रिलीजन स्टेट है। कोई भी ऐसा रिलीजन जो नहीं है जो हमारे देश का एक ऑफिशियल रिलीजन हो, और ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को अपहोल्ड नहीं करता है। और ये प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं जो रिवील करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है। और अगर हम सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये दो तरह से होता है। एक होता है कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। तो ये दो तरह से होता है कि एक होता है कंप्लीट सेपरेशन कि बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं करनी जो रिलीजन से अटैच्ड हो। और दूसरा होता है, और ये जो कंप्लीट सेपरेशन का जो है वो ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, जो हमारे इंडियन सिचुएशन में इनएप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी जो है काफ़ी मल्टी रिलीजियस है। इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म पर काम करता है, और ये पॉजिटिव कंप्लीट, ये तो हो गया नेगेटिव। और हमारा जो इंडियन है वो वर्क करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पर, और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि इक्वल रिस्पेक्ट to all religions or protecting all religions equally, के बराबर बराबर प्रोटेक्ट करना सारे रिलीजन्स को, और सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना। तो ये जो है वो इंडियन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म है। और इसके जो डिफरेंट कैरेक्टर जो रिवील होते हैं प्रोविजंस के हिसाब से, तो हम उसको देख लेते हैं। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा। प्रियम्बल जो है वो सारे सिटीजन्स के लिए लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप देता है, सिक्योर करता है। फिर अगर हम आर्टिकल 14 देखें तो आर्टिकल 14 के हिसाब से स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं किया जाता है। ऐसे ही आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है रिलीजन के हिसाब से। आर्टिकल 16 भी देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। एंड आर्टिकल 25 सारे के सारे पर्सनस जो हैं वो इक्वली एंटाइटल्ड हैं कि वो अपना रिलीजन जो भी चाहें, वो जो भी फेथ चाहें वो उसको प्रैक्टिस करें। फिर आर्टिकल 76 में है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो हैं उनके अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है। फिर आर्टिकल 27 जो है वो कोई भी पर्सन जो है किसी को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। और कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जा सकती अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट के द्वारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अगर स्टेट्स जो है वो उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये भी एक एब्सटेंटिज्म है जो कि स्टेट के लिए दिया गया है कि वो अगर वो स्टेट रन कर रहा है किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो उसमें कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। और एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। आर्टिकल 29 ये कहता है। फिर आर्टिकल 30 भी ये बताता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके सारी माइनॉरिटीज़ का एक राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करें और रन करें। तो ये सारे प्रोविजंस, जो कि एक प्रोविज़न जो है वो हमारा डीपीएसपी में भी है, आर्टिकल 44, ये बताता है कि सारे सिटीजन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिक्योर करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पर ये डीपीएसपी में है तो ये कोई एनफोर्सेबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो सेक्युलर स्टेट बिल्ड करने के लिए डाले गए हैं। फिर अगला जो है हमारा वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के तुरंत बाद ही हमने दे दिया था, जो कि बहुत सारे देश नहीं कर पाए थे। तो एक 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है जिसमें 18 ईयर्स से 21 ईयर्स से 18 ईयर्स वोटिंग एज कर दी गई थी। फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो ये होता है कि
किसी भी देश में जो भी अडल्ट हैं उनको वोटिंग का राइट होता है। फिर हम अगला अगर हम फीचर देखें वो है सिंगल सिटीजनशिप का, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सारी जो हैं ये भी एक साइलेंट फीचर की तरफ इशारा करती हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों जो हैं वो एक साइलेंट फीचर का हिस्सा हैं, जो कि हम इसको अलग उसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर जो हमने ऐड किया है 1992 में, वो है 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो लोअर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, इसको भी हम अलग तरह से पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हमारे साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे साइलेंट फीचर्स हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही हाई क्लास कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं पूरी दुनिया में। तो हम देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, कि हम पढ़ेंगे प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले रिवीजन क्लास में।